हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो नैतिकता होती क्या है? नैतिकता का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति, मनुष्य, बालक जब वह सही या गलत में फ़र्क करने लगता है, वह अपने क्षमता से ये बता सके कि हाँ कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो सभी व्यक्ति के अलग अलग मानक होते हैं जिसलिए वो किसी चीज़ को सही या गलत बताता है। तो नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन है। मतलब बालक किस तरह से सोचता है ये उसकी उम्र के साथ साथ परिवर्तन होने लगता है, जज करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी नैतिक विकास को जीन पियाजे और कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने ये बताया कि बालकों में किस तरह से नैतिकता का विकास होता है और किस तरह से वो जज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सैमुअल इस्माइल ने कहा है, चरित्र आदतों का पुंज है। नैतिक विकास के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में नैतिक विकास का सिद्धांत का उल्लेख किया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम होती है। पियाजे ने बालकों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए समानता तथा दूसरों पर निर्भरता से संबंधित प्रश्नों तथा कहानियों के माध्यम से बच्चों के साक्षात्कार लिए और इसके आधार पर बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत को 3 स्तर में विभाजित किया। तो वो 3 स्तर हैं। नैतिक यथार्थता, या तो विषम नैतिकता या विवशता की नैतिकता, ये 2 से 7 वर्ष तक है। नैतिक समानता 7 से 12 वर्ष। नैतिक सापेक्षता 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। नैतिक यथार्थता, इसे एनॉमी स्टेज कहते हैं। नैतिकता अन्य के द्वारा अध्यारोपित नियमों पर आधारित होता है, स्वहित के भाव से स्वयं नियमों का पालन करते हैं। नैतिक बाध्यता अंध आज्ञा भक्ति से होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब बालक 6 वर्ष की उम्र में रहता है, जब बालक 6 वर्ष या तो 2 से 8 वर्ष की जो उम्र रहती है बालक की, उसके बीच में क्या होता है कि बालक वही कार्य करता है जिस कार्य को उसके अगर माता पिता या तो घर के जो भी सदस्य हैं अगर ये कह दे कि ये काम गलत है, तुम्हें नहीं करना है, तो बालक वो कार्य नहीं करेगा। या जिस कार्य को करने में बालक को डांट पड़ रही है, उसको मार पड़ रही है, तो बालक ये समझ लेता है कि ये गलत है। और जिस कार्य को करने में उसको पुरस्कार मिल रहा है या तो लोग उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो वह समझ लेता है कि ये चीज़ सही है। तो जो नैतिकता का निर्धारण है वो परिवार के सदस्य होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसी अनुसार से बालक सही और गलत का अनुमान लगाता है। इसीलिए इसको नैतिक बाध्यता या अंध आज्ञा भक्ति कहते हैं, क्योंकि बालक वही कार्य करना चाहेगा, उसके अनुसार वही काम सही हो गया। जिस कार्य को घर वाले कह रहे हैं कि हाँ हाँ शाबाशी दे रहे हैं या तो उस कार्य के लिए पुरस्कार दे रहे हैं या तो उस कार्य से खुश हो रहे हैं, और जिस कार्य से घर वाले नाराज़ हो रहे हैं या तो उसको दंड मिल रहा है, तो वो समझने लगता है कि ये चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं जो उसका मोरल है, जो मोरल डेवलपमेंट है, वो उसके परिवार के सदस्य ही डिफाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बाध्यता है, इसीलिए इसे विषम नैतिकता या विवशता की नैतिकता कहा जाता है। क्योंकि जो बड़े व्यक्ति या घर के बुजुर्ग का आदेश अथवा परंपरागत रूढ़िवादी नियम ही न्यायशील है। इस स्तर पर यथावत आज्ञा पालन को अच्छा माना जाता है। नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक अपने स्वहित के भाव से स्वयं नियमों का पालन करते हैं कि हाँ चलो ये हम काम करेंगे तब हमें शाबाशी मिलेगी। हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले जो कोहलबर्ग थे, उन्होंने पियाजे के द्वारा जो नैतिक विकास प्रस्तुत किया गया था उसके विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिनमें से 6 सोपान है, के रूप में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया कि जो 10 से 16 वर्ष की आयु के बालक थे उनके सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को
प्रस्तुत किया गया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार किए गए। साक्षात्कार से जो उनको सूचना प्राप्त हुई उसका विश्लेषण करके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 सोपान बताए हैं। उनमें से एक कहानी को अब हम पढ़ते हैं। कोहलबर्ग की सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कहानियों में से एक हेनज नामक एक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में कहीं रहता था। हेनज की पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा है जो एक रसायनज्ञ द्वारा बनाई गई है, उससे उसे बचाया जा सकता है। एक स्थानीय रसायनज्ञ द्वारा दवा की खोज की गई थी और हेनज ने कुछ खरीदने के लिए सख्त कोशिश की थी दवा को खरीदने के लिए, लेकिन रसायनज्ञ दवा बनाने के लिए 10 गुना पैसे अधिक मांग रहा था। यह हेनज की तुलना में बहुत अधिक था। हेनज केवल उसकी लागत ही चुका सकता था। परिवार और दोस्तों से मदद के बाद भी आधे पैसे वो दे पा रहा था उसको। उन्होंने रसायनज्ञ को समझाया कि उनकी पत्नी मर रही है और पूछा कि क्या वह दवा सस्ती हो सकती है या बाद में वह राशि चुका देगा, लेकिन रसायनज्ञ इनकार कर दिया, जिससे कि वो जो पति था अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था और वह उस केमिस्ट की दुकान पर गया और उसने दवा को चुरा लिया। तो ये एक स्टोरी थी कोहलबर्ग थी। तो इसके बाद कोहलबर्ग की, ठीक है, इस स्टोरी के बाद कोहलबर्ग ने बच्चों के साक्षात्कार लिए और उनसे कई नैतिक दुविधाएं वाले क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने पाया कि जो नैतिक दुविधाएं हैं बच्चों के अंदर, जो नैतिकता है वो उम्र के आधार पे अलग अलग है। तो इसी वजह से कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 सोपान दिए हैं। जो पहला स्तर है वो है पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत 13 के बाद। पूर्व परंपरागत में 2 सोपान हैं, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, परस्पर एकरूप उन्मुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक संपर्क अभिमुखता और सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांत। ये इनका था कि जीन पियाजे से प्रभावित थे और ये हाइनस की कहानी ये मुख्य था। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि कुछ जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें बहुत सी विशेषताएं थी। इसमें था कि जो नैतिक विकास के स्तर है, ऐसा नहीं है कि एक स्तर के बाद सीधे मनुष्य 6 स्तर पे आ जाए। इसका क्रमबद्ध विकास हो रहा है, मतलब पहले प्रथम स्तर आएगा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। तो एक सूचीबद्ध क्रम से लोग इन स्तरों से गुजर सकते हैं, मतलब एक के बाद ही दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से 6 सोपान आएंगे। प्रत्येक नया चरण पहले चरण के तर्क को बदल देता है। हर कोई सभी चरणों को प्राप्त नहीं कर पाता है। सभी मनुष्य नैतिकता के जो 6 चरण है, सभी मनुष्य इसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसके 3 स्तर और 6 अवस्थाओं को। तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष है। तो इसमें जो प्रथम अवस्था है वो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो नियमों तथा उनको तोड़ने वाले दुष्परिणाम को समझते हैं। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का प्रेरक बाह्य प्रेरक होता है। बाह्य प्रेरक कैसे होता है? जैसे कि जो भी परिवार के लोग हैं, बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, अगर वो बच्चों से, अगर कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है, अगर उसे डांट दिया जाता है तो बच्चा ये समझने लगता है कि ये गलत है, अब हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। अगर उस कार्य को करने में सामने वाला शाबाशी दे रहा है या तो खुश है, तो बच्चा ये सोचता है कि यार हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। तो इस वजह से वो दंड से बचने के लिए जो बड़े बुजुर्ग है घर में उनकी आज्ञा का पालन करता है और उसी से वो नैतिकता समझता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर ये डांट रहे हैं तो मतलब हम गलत हैं, अगर वो नहीं डांट रहे हैं तो मतलब हम सही हैं। तो इसी को कहा जाता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा स्तर है इनाम तथा अन्य लाभों के लालच में अनुपालन करने की अवस्था। इसको साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है और दूसरों के अधिकार को भी समझता है। जैसे होता है कि वो ये सोचता है कि एक समान हो,
मतलब अगर हम सामने वाले का कार्य करके अगर मेरा कार्य भी हो जा रहा है तो ये हमारे लिए सही है। जैसे कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ पर करूँगा। या तो फिर जैसे बड़े घर वाले होते हैं तो कहते हैं कि बेटा ये काम कर दो, हम तुमको इतने पैसे देंगे या तो ये सामान देंगे। तो बच्चे को जिसमें फ़ायदा होता है वह वो कार्य करता है। इसी को साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता कहते हैं। ये जो प्रथम अवस्था होती है ये बाह्य कारणों पे डिपेंडेंट होती है। मतलब हमारे अंदर स्वतः नैतिकता, खुद की नैतिकता नहीं होती है। हम जो भी सही गलत का डिसीजन लेते हैं वो बाहरी वातावरण, बाह्य लोगों के द्वारा ही लेते हैं। अब जो सेकंड स्तर है वो है पारस्परिक नैतिकता या तो परंपरागत स्तर। इसमें माता पिता द्वारा दिया जाने वाला नैतिकता संबंधी ज्ञान परिवर्तित होने लगता है। प्रथम स्तर पे जो ज्ञान था वो माता पिता, परिवार के लोगों के द्वारा हम सीखते थे। अब इस स्तर में क्या है कि वह परिवर्तित होने लगता है। इस स्तर पर भी व्यक्ति बाहरी आचरण पर बाहरी नियंत्रण रहता है। जो भी व्यक्ति बिहेव करता है उसमें बाहरी नियंत्रण रहता है, लेकिन दूसरों के नियमों का पालन किया जाता है। परंतु इसमें जो अभिप्रेरणा होती है आंतरिक होती है। जो पूर्व परंपरागत स्तर था उसमें हम कोई भी कार्य कर रहे थे, जैसे सही या गलत कोई भी कार्य कर रहे थे तो उसमें केवल पूरी तरह फोर्सफुल था। जो बाह्य वातावरण है, जो परिवार के लोग थे, उन्हीं की बातें हम समझते थे, उसी अनुसार करते थे। लेकिन जो सेकंड स्तर है उसमें क्या है कि हम उन्हीं का सुनते हैं, लेकिन जो हम अपने अंदर से सोचते हैं, अभी प्रेरित हम अंदर से होते। जब हमें लगता है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए तभी हम उस चीज़ को करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो अवस्था 3 है उसको देखेंगे। अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, पारस्परिक संबंध बनाए रखने तथा दूसरों की स्वीकृति पाने की अवस्था, इसको कहते हैं परस्पर एकरूप अभिमुखता। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह माना जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बच्चा दूसरों को प्रसन्न करने तथा प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जैसे कभी कभी सबकी लाइफ में ऐसा होता है, जैसे अगर हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर अटेंशन दे या तो टीचर हमें माने, इस वजह से हम क्या करते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं और अच्छे बच्चों की तरह हर चीज़ रिमेम्बर करते हैं कि जिस तरह से हम एक आइडल स्टूडेंट बने। तो उनकी प्रशंसा पाने के लिए हम ये सब कार्य करते हैं, तो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये बाहरी ही तो है, बाह्य अभिप्रेरक है, लेकिन हम कार्य अंदर से कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक होती है इसमें। अब हम आते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता, जिसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। उच्च अधिकारीगण या सामाजिक संगठनों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बचने हेतु आज्ञा पालन की ये अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि जो सामाजिक प्रणालियाँ व्यक्तियों द्वारा अपना कर्तव्य निभाने तथा स्वेच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। मतलब जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी सामाजिक संगठन द्वारा जो भी प्रतिबंध है, हमें उसको मानना चाहिए। अब तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर। इस अवस्था में आचरण का जो नियंत्रण है वो पूरी तरह आंतरिक हो जाता है। इसमें स्वनिर्धारित सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। इसमें है सामाजिक संपर्क अभिमुखता, जो कि अवस्था 5 है। सामाजिक अनुबंध तथा वैयक्तिक अधिकार, जनतांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों तथा सामुदायिक कल्याण संबंधी रीतियों की अनुपालना संबंधी अवस्था है। इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की अपेक्षा न्याय एवं वैधता का महत्व अधिक हो जाता है। कानून को बदला जा सकता है यदि वह बहुसंख्या की इच्छा को व्यक्त नहीं करता एवं सामाजिक हित के अनुकूल नहीं है। इस अवस्था में यह स्वीकार किया जाने लगता है कि सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना सबके अधिकार समान हैं। फिर हम आते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जो कि सबसे अंतिम अवस्था है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों तथा अपनी आत्मा की आवाज़ पर चलने की अवस्था है। इस स्तर पर व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है, जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। तो ये थे कोलबर के जो 3 अवस्थाएं हैं और इसके जो 6 सोपान हैं। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। पहला स्तर है रूढ़िपूर्व अवस्था है। उसका जो प्रथम चरण है बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता
रूढ़िपूर्ण अवस्था का पहला चरण है, यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। दूसरा है व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह रूढ़िपूर्ण अवस्था का दूसरा चरण है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप कार्य करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो हमारी भी इच्छा पूरी कर देंगे। दूसरा है परंपरागत स्तर में है चरण तीसरा, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। इसको अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था भी कहते हैं, जो तीसरी अवस्था होती है। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मानदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनाते हैं। चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चल सके, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। फिर है तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। चरण 5, सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोलबर्ग के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। छठा चरण है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोलबर्ग के नैतिक विकासों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसीलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। इस अवस्था को बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। अब हम फिर से एक बार शॉर्टकट में तुरंत देख लेते हैं। जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, ये पूरी तरह से जो बाह्य नियंत्रण में होती है, मतलब जो इसका नियंत्रण होता है वो बाहर से किया जाता है। और जो परंपरागत स्तर है वो भी बाह्य नियंत्रण होता है, किंतु जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक होती है। उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या होता है, जो आचरण है पूर्णतया आंतरिक होती है। ये तीनों स्टेज में डिफरेंस है।